Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे क्या, कल जो एक पेपर आपका अधूरा रह गया था उसको करेंगे हम पूरा, और शुरुआत करेंगे। सेशन थोड़ा सा तो लेट है ही, बट क्या कर सकते हैं, एक इंसान और 1000 काम। मंथ के शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निपटानी होती हैं और उन्हीं को निपटाया है। धन्यवाद, आपने अभी तक इंतज़ार किया और सोए नहीं आप। बाकी सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, है ना। क्लास कल से आतंक मचाएंगे, क्लास करेंगे कल 3 बजे भी और 9 बजे भी, यानी 9:30। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल समय नहीं है बातें करने का, काम करने का समय है ना। स्टार्ट करते हैं। सभी को हाय हेलो है भाई, स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन पता नहीं गया होगा नहीं गया होगा, जो भी है खैर, अभी जितने लोग हैं उनके साथ शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ आप लोग, आ ही जाओ, पहले ज्वाइन ही कर लो। 1 मिनट रुको यार, ये माइक ना करो, ज्वाइन करो, फिर कंटिन्यू करेंगे। ज्वाइन कर लो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कल 4 तक हो गए थे, उसके आगे का आज हम करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, बहुत तेजी के साथ। आज मैंने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है, अच्छा, बड़ा अच्छा किया यार आपने, बट आपका नाम तो हम अभी भी नहीं पढ़ पाए, क्या ही कर सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में कौन सी एक बात सही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कॉम्पैक्ट तरीके से, या कल ये क्वेश्चन हुआ भी था कि नहीं, मुझे लग रहा है मेमोरी लॉस भी हो गया, आजकल गजनी बन गई हो। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के विषय में कौन सी एक बात जो है सही है। पहला ऑप्शन है, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट, या फिर बच्चे की जो क्षमता है वो सिर्फ एनवायरमेंट से डिसाइड होगी। कौन सा ऑप्शन आप सही मानेंगे, ये बताने का थोड़ा सा कष्ट करें। क्लियर शो नहीं, और कोई दिक्कत दर्द परेशानी हो तो वो भी बता ही दो, उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट रुको, अभी सब ब्लर हो गया होगा, आई नो, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है। बहुत बढ़िया, आजकल मजा ही आ रहा है बस सेशन लेने में। ये हालात कुछ ऐसे ही, अब देखना भी क्लियर होगा। बस इससे ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा पाएंगे हम आपको, नहीं तो दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए फटाफट से देखिए। पहला क्वेश्चन सिंपल सी बात है, कुछ एस्पेक्ट्स आपके डेवलपमेंट के विकास के जो कुछ पक्ष हैं उनको हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता प्रभावित करती है, और कुछ पक्षों को आपकी एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका आंखों का रंग जो है वो हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित है, और जो आपकी क्या कहें उसको, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा प्रभावित है। तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं हेरिडिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है और कहीं एनवायरनमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। ये बात हम बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो एबिलिटी है सीखने की वो जीन्स ही देते हैं, या न्यूट्रिशन से आप कोई भी डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियां कभी ठीक नहीं होती। एनवायरनमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है। हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसको चॉम्स्की कहते हैं इनेट एबिलिटी है हमारे अंदर, किसकी, सीखने की, भाषा को एक्वायर करने की। ठीक है बात, ये बात होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर होगी, कोई समस्या इस बात में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियोरी, यानी इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है, कौन सा वो एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता पियाजे की थियोरी को। बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। ये अगर किसी ने भी कहा ना क्लियर नहीं दिख रहा,
भयंकर गुस्सा आ जाएगा। एक बार अपनी क्वालिटी ना ठीक करके देखा करो। खड़े होने की आज हिम्मत नहीं है, बट एग्जाम है आपका और मैं ऑलरेडी ही लेट हूँ, तो मैं बिल्कुल छुट्टी के मूड में नहीं हूँ, अदरवाइज मैं कर देती। चुपचाप से समझ लो, क्वालिटी ठीक करके देखो। 360p पे देखोगे तो कैसे दिखेगा ना, क्वालिटी थोड़ी सी ठीक करके देखो। 1080p पे बिल्कुल क्लियर है, एकदम बढ़िया मस्त। ठीक, चलो खैर आ जाओ। कौन सा स्टेटमेंट हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते पियाजे की थियरी को? सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, ये बात हम पियाजे को नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। या फिर कंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, ये बात हम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। या फिर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, या चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। कौन सी बात पियाजे के अनुसार सही नहीं होगी? फटाफट से बताने का कष्ट कीजिए, फिर ही जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। फटाफट से आंसर करो। सेकंड का सी कह रहे हैं आप लोग, यानी चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। ये बात तो सही है ना, और ये बात भी सही है कि क्वालिटेटिव स्टेजेस में होता है, यानी स्टेजेस दी हुई हैं प्रॉपर, जिसमें बच्चे की जो क्वालिटी है यानी जो उसका संज्ञान है वो बेहतर होता रहता है हर एक स्टेज में, ये बात ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ये बात पियाजे ने नहीं कही। पियाजे ऐसा नहीं मानते। पियाजे कहते हैं मेच्योरिटी यानी एज और एक्टिविटी के अनुसार ही आपकी लर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहने से ही आ जाएगी। अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो कितनी भी प्रैक्टिस करा लीजिए नहीं सिखा सकते, ऐसा पियाजे कहेंगे, है ना। एक जेनेटिक एबिलिटी मैच्योरिटी भी जरूरी है। एनवायरमेंट पे एक्ट करते हैं, ये बात भी सही है। तीनों ही बातें सही हैं, इसीलिए गलत हैं क्योंकि गलत पूछा था, सही नहीं पूछा था। सी ऑप्शन गलत है, इसीलिए वो सही है। क्वेश्चन में नॉट जरूर ध्यान में रखिए, है ना। अभी एस्टेट में बहुत सारे नॉट वाले क्वेश्चंस आए हैं और गलतियां कई लोगों की तो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि नॉट था क्वेश्चन में, घूम जाता है क्वेश्चन जैसे ही नॉट आता है। तो ध्यान से पढ़िएगा तभी जाकर के आप नंबर पा पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। प्री ऑपरेशनल थॉट, इस क्वेश्चन में बड़े परेशान रहते हैं कई लोग। एक तो नॉट लगा दिया, ऊपर से लिमिटेशन भी लगा दिया। दैट मीन्स कौन सी एक विशेषता है भाई? जो लिमिटेशन नहीं है वो विशेषता ही होगी ना। तो कौन सी एक परेशानी, लिमिटेशन, एक सीमा नहीं है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 6 वर्ष की या 2 से 7 वर्ष की, आप जो कहना चाहें प्री ऑपरेशनल स्टेज को। फटाफट से आंसर करके बता दीजिए तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। बहुत तेजी से आंसर कीजिए। सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, नहीं, ईगोसेंट्रिसिज्म। गलत पढ़ लिया ना। बात तो यही है कि अगर हम गलत पढ़ेंगे तो आंसर सही होगा कैसे, ये बता दो मुझे। अगर पढ़ा गलत जाएगा तो आंसर सही कैसे आएगा? एक बार मैं इस पेन को ठीक करूं, सारी समस्याएं एक साथ आती हैं जीवन में, कोई बात नहीं। 1 मिनट इंतजार करो यार, रुको 1 मिनट, पेन की जरूरत है। हाँ, पढ़ाई तो चली रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाँ यार मैं ठीक हूँ, पैर में बहुत भयंकर दर्द है। भाई ये देखो, इस क्वेश्चन पे हम डील कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसको लेके बहुत सारे लोग गलत ही आंसर कर रहे हैं अभी भी। देखिए एक बार, गलत गलत आंसर कर रहे हो। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। इनमें से कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल थॉट की? प्री ऑपरेशनल उम्र कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक। लॉजिक नहीं आया बच्चे में अभी तक। 2 से 6 वर्ष, 7 वर्ष, जो आप कहना चाहे, पियाजे की सेकंड स्टेज है ये SPCF में। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट जो है यहाँ पे एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि सेंट्रेशन की गुण की एक बात होती है पियाजे की थियरी में कि बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है चीजों के, तो ये एक लिमिटेशन है क्योंकि वो बाकी एस्पेक्ट्स नहीं देख पाता, ये विशेषता नहीं है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट का डेवलप होना, सिंबॉलिक थॉट का डेवलप होना यानी बच्चा अब सिंबल्स के थ्रू सीख सकता है। आप उसको 4 ये 5 बताएं या 5 लिख दें, वो समझ जाएगा, यानी सिंबल्स के थ्रू वो सीख सकता है। ये तो विशेषता हुई, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फीचर है, ना कि एक लिमिटेशन है। ठीक है। ईगोसेंट्रिसिज्म भी एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो फोकस है वो सेल्फ पे है, वो सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता। ये भी एक क्या है? एक लिमिटेशन है, एक सीमा है इस स्टेज की। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इरिवर्सिबिलिटी,
इरिवर्सिबिलिटी भी अपने आप में एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता। बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है, ये थॉट वो कंसीव नहीं कर पाएगा अपने दिमाग में। दैट मीन्स ये भी एक लिमिटेशन हुई। तो लिमिटेशन क्या नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है। सिंबॉलिक थॉट का डेवलप होना एक विशेषता है, ना कि लिमिटेशन है। इसलिए इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। चाहे आपको कोई कुछ भी बताता रहे, इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। ऑफिशियल भी, टेक्निकल भी, लॉजिकल भी, हर तरह से। ठीक हो गई बात? ये बात बिल्कुल क्लियर होगी मेरे ख्याल में, है ना? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी जो खेल है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है बच्चों के विकास में। ये बात को, इस बात के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? यानी डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी खेल की कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये पूछा है। बताइए फटाफट से, खेल की कौन सी एक विशेषता नहीं है? फटाफट से बताने का कीजिए कष्ट। बताइए। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, ये तो अच्छी बात है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं खेल से। लेकिन नॉट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है। उनके सेंसेस को बेहतर करता है, ये बात भी सही है। ये प्लेजेंट वे है, समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ समय बिताने पे नहीं है, लर्निंग पे है। खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो सहयोग हो, चाहे वो मोटर स्किल्स का डेवलप होना हो, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी हो, चाहे वो टॉलरेंस आना हो, चाहे वो हार और जीत को एक्सेप्ट कर पाना हो, सोशलाइजेशन हो। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन दे यूज देम, ये बात भी सही है, बहुत सारी स्किल्स वो खेल में सीखते हैं। ठीक, लेकिन ये समय बिताने का एक अच्छा तरीका है, ये एकदम वाहियात बात है, क्योंकि ये कोई विशेषता नहीं है समय इसकी, खेल की। ठीक, समझ में आई बात? अंताक्षरी नहीं है ये समय बिताने के लिए करना है कुछ काम वाले। आगे बढ़ेंगे। लाइक शेयर कर दो यार, आज वैसी एनर्जी कम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक या गंभीर रूप से सोचना, मतलब लगभग हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पक्ष को देखना किसी एक चीज के, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है, जिसमें आप फोकस, लॉजिक, फैक्ट, हर चीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए इनमें से कौन सा एक तरीका है जिससे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सकती है, यानी उनके अंदर आलोचनात्मक या गंभीर विचार जो हैं वो हो सकते हैं डेवलप। ठीक है, अच्छा आप फेमस हो गई मैम, ऑफलाइन क्लास में आपका एग्जाम्पल देते हैं, सिद्धांत शर्मा कह रहे हैं। देखिए 7 बिलियन लोगों की दुनिया में कौन फेमस हो सकता है ना? बाकी अच्छा लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, बाकी धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो शुक्रिया। देखिए कोशिश है और कोशिश चल रही है यार, देखो क्या क्या चेंज आ पाता है। अभी तो बैंड बजी पड़ी है, देखो एक बार। थैंक यू जिन्होंने भी लिखा था। डू यू नो द आंसर टू दिस? इससे ये तो येस और नो वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें थिंकिंग कहाँ लगेगी बच्चे की? ये तो रिकॉल वाला हो गया। व्हाट इज द राइट आंसर, फिर से रिकॉल वाला हो गया, पहचानना होगा। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? क्या आप एक ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन को सोच सकते हैं? है ना, मैंने कहा ट्रैफिक में फंसी हुई थी मैं, क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो ये बात ना सोच पाए? सिमिलर सिचुएशन सोचने में कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी लगे, नॉर्मल बात है, समझ जाओगे। सिमिलर चीज सोचने में क्या क्या लगेगा? कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम ही तो सोचना है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको अलग अलग वेज में सोचना पड़ेगा, यानी व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। विभिन्न तरीकों से हम किसी एक समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिस इज क्रिएटिविटी, और मैं कह सकती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप एक समस्या का हर एक पहलू देखें। सिर्फ ये ना देखें कि आज मैं 10:15 पे आई हूं, ये भी देखें कि हो सकता है दिन भर बहुत सारी चीजें रही हों और किसी तरह से मैनेज हुई हो क्लास, है ना। ये हुई क्रिटिकल थिंकिंग, फैक्ट्स पे बात करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? बताइए कौन सा एक ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं, उसके बारे में सही बात कहता है? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर बी ऑप्शन थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग? खुद पढ़िए और जवाब दीजिए कौन सी एक बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे जोर देती है। आंसर कीजिए फटाफट से, करके सीखने पे जोर कौन देगा? बताइए। देखो सबसे बेहतर बात है, रैंकिंग यहाँ पे गलत इन्होंने यूज कर दिया, अगर ये नहीं होता तो हम जा सकते थे इसके साथ। ठीक, लेबल हम कभी नहीं करते बच्चे को। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग फिर से आ गया, अपने आप ही हट गए, है ना।
या तो ऐसे कर लो या फिर लर्निंग बाय डूइंग याद कर लो, प्रोजेक्ट मेथड याद कर लो जिसको डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने दिया है, जो कि जॉन डुई से ही प्रभावित थे, परियोजना विधि, है ना, और कोऑपरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इन सब की बात जॉन डुई ने की है कि बच्चा एक्टिव रहे प्रगतिशील शिक्षा में, वो डिस्कवरी यानी खोज करे, ह्यूरिस्टिक मेथड हो, ये सब इससे ही संबंधित हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। क्या है एजुकेशन? लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है फटाफट से बताने का कीजिए कष्ट। कोई कर रहा है सुपर चैट, मैं इनकी बात पढ़ लेती हूँ क्या कह रहे हैं। 11 कह रहे हैं। दिलपी, दिलपी है क्या नाम है आपका? दिलपी क्या होता है हिमांशी? दिलीप, दिमाग की बैंड बजी पड़ी है। देखिए एक बार, धन्यवाद दिलीप, बताइए एक बार, आंसर कीजिए आगे। स्कूल एजुकेशन शुड बी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इसका मतलब ये नहीं है। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यही बात है कि जिंदगी और स्कूल में जो आप सीख रहे हैं वो अलग नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जो आप सीख रहे हैं वो जीवन में अप्लाई हो, इसी को हम कहते हैं कि जो पढ़ना है, जो सीखना है, वो एजुकेशन जिंदगी में ही शामिल है एक तरीके से, या जिंदगी एजुकेशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आंसर डी। ऐसा नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है कि लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, ठीक है बात। इसका मतलब क्या ये पूछा है आपसे, कोई ये पूछे कि आम क्या है, आप कह दें मैंगो, वो वाली बात हो गई ये डी ऑप्शन तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, बताइए एक बार। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके कंट्रीब्यूशन के रूप में कोहलबर्ग से जुड़ी हुई कौन सी एक बात होगी, आप मुझे ये बता दीजिए फटाफट, 4 ऑप्शंस में से चूज करके। नहीं, संस्कृत की क्लासेस यहाँ नहीं होती हैं, है ना, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। ओह गॉड, देखिए, हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी दिमाग का मैच्योर होना, यानी संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि ये थियरी प्याजे से भी प्रभावित है। किसी ने सुपर चैट किया, भाई बार बार नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी यहाँ पे फोकस करो। कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी से आपस में जुड़ी हुई है, मतलब मॉरल डिसीजंस लेने की क्षमता आपकी एज के साथ, आपकी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ, आपकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ी हुई है, ऐसा कहेंगे कोहलबर्ग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सच है। टेस्टिंग की तो बात ही नहीं हुई। क्लियर रिलेशनशिप मॉरल रीजनिंग और एक्शन में, ये बात सही है, लेकिन ये जो मॉरल रीजनिंग डेवलप होता है ना, ये कॉग्निटिव मैच्योरिटी के कारण ही डेवलप होगी, क्योंकि आपकी एज के अकॉर्डिंग ही तो आपकी तर्क की क्षमता विकसित होगी ना। इसलिए आंसर सी की जगह डी है। अगर ये नहीं होता तब हम सी के साथ चले जाते हैं। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है बात। लाइक शेयर कर दो, लाइक तो कर ही दो यार जब देखने आए हो तो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है वो संदर्भित है किससे, बताइए एक बार, किससे संदर्भित है निकटवर्ती विकास का सिद्धांत? वाइगॉस्की के साथ हमने ZPD की बात की जरूर होगी, बताइए फटाफट से। क्वालिटी सुधरवा देंगे, एक आध दिन रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, बताओ एक बार। सी फॉर कोरोना वायरस, अच्छा जी ठीक है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, मैक्सिमम डेवलपमेंट यही होगा ये कहना तो जरूरी नहीं है। वो जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट वाली बात थी वो भी हो सकता था, है ना। तो ये बात जमती नहीं है कि ZPD सिर्फ वो फेज है जहां मैक्सिमम पॉसिबल डेवलपमेंट हो सकता है। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, टीचर भी या कोई भी एक व्यक्ति साथ में होगा हेल्प के लिए। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ZPD में यदि स्कैप फोल्डिंग मिल जाए, एक राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चे खुद से कर सकते हैं, जैसे आप पेपर में स्वयं करेंगे, यहाँ मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ आपकी, तो ये आपका दायरा हुआ जिसमें आप सीख सकते हैं। द पॉइंट इन लर्निंग, जहां पे सपोर्ट हटाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, ZPD में ही सपोर्ट दी जाती है। आंसर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कुछ चीजों को। लास्ट में आज थोड़ी देर हम करेंगे बात, मैं अपने दुख दर्द शेयर करूंगी ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीव्ड फील हो और आप लोगों को भी पता लगे कि सेशंस क्यों नहीं हो रहे हैं। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, एक एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी क्या है, यानी एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है, ये बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है क्या? क्या क्लियर नहीं है?
क्वालिटी ठीक करके देख लो यार, ऐसे दुखी मत करो, आज काफी बैंड बजी पड़ी है। बताओ एक बार, जल्दी बताओ जल्दी। उभयलिंगी पर्सनैलिटी, एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी किसको कहेंगे हम? ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें मैन और फेमिनाइन दोनों ट्रेट्स हैं, वो तो हमेशा ही हर पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं, है ना। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स, सुंदर बात। ट्रेंड्स टेंड्स टू असर्टिव एंड एरोगेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्से वाली पर्सनैलिटी है, स्टीरियोटिपिकल। बात क्या है, एंड्रोगाइनस जो पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी में मस्कुलिन जो हम रोल कह देते हैं कि भाई बाइक्स जो हैं वो मेल चलाएंगे, ये हमने रोल दे दिया एक तरीके से, जो या ट्रेट मान लिया कि स्पोर्ट्स जो है या एक जो एडवेंचर है वो मेल या मस्कुलिन चीज है ना। तो ऐसे ट्रेट्स जिनको मस्कुलिन कहा जाता है और ऐसे ट्रेट्स जिनको फेमिनाइन कहा जाता है, दोनों ही ट्रेट्स का मिश्रण पाया जाएगा एक पर्सनैलिटी में, बैलेंस पाया जाएगा, इसीलिए एंड्रोगाइनस कहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी को। अच्छा पेपर है, कुछ चीजें नई थी इसमें, 2018 का पेपर है ये, है ना। और पेपर ऐसा आ सकता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि तब भी 2 साल बाद पेपर हुआ था और अभी एक टाइम के बाद पेपर हो रहा है, तो लेट्स सी, है ना। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब बच्चे जो हैं वो जो लिंग की भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल्स हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं रोल निभाती हैं वही वो एक्वायर कर लें, इनमें से कौन सी एक चीज के द्वारा जेंडर रोल को एक्वायर नहीं किया जा सकता? फटाफट से बताने का कष्ट करें, इतनी तेजी से कमेंट करते हो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ इतनी मेहनत करने के बाद भी। 8th का ए होगा, सी नहीं। तमन्ना बिल्कुल दुखी होके गुस्से में कह रही हैं। तमन्ना एक क्वेश्चन भी अगर इधर से उधर दिखा दो ना, आज 30 के 30 क्वेश्चन में से आप जो कहें हम वो करेंगे, ठीक है। 8th का सी अभी बताएंगे, आप कह रहे हो ना ए होगा, ए नहीं होगा 8th का आंसर की चेक करो एक बार जाके, ठीक है। देखो, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बताइए फटाफट से। ट्यूटरिंग, ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता जेंडर रोल बताने के लिए, है ना, ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता जेंडर रोल बताने के लिए, ठीक है बात। कल्चर से भी जेंडर रोल्स आते हैं, समाज सोशलाइजेशन तो ऑब्वियसली सिखाता ही है, और मीडिया से भी हमने देखा किसी को कपड़े भी हम वैसे ही पहनते हैं जैसे मीडिया में महिलाएं पहनती हैं, है ना। खैर आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन में किसी को समस्या थी यार, एक बार इनकी भी सुनी ले। क्या हो गया भाई तुझे, कोई तो चीज ठीक से चल जाओ। क्या कह रहे हो, 8th का ए सी होगा, आप लोग ये कह रहे थे, इनमें से कोई तो कह रहा था सी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। चेक कीजिएगा, ये थियरी कोहलबर्ग की, पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी पे बेस्ड है, और वो जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है पियाजे की, वो कहीं ना कहीं बेस्ड है इस बात पे कि संज्ञानात्मक विकास, मैच्योरिटी आई है कि नहीं एज के अकॉर्डिंग, और एज इसीलिए डिवाइडेड है क्योंकि जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्लियर कट ए है, बेकार में परेशान ना हो, ठीक है। और लाल पीले इमोजी ना भेजें गुस्से में, अपनी बात को पोलाइटली कहिए। देखिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, यानी मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण कौन सा होता है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका सीटेट, सीबीएसई के एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं क्योंकि ये एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, इन सबके गुण होते हैं, वस्तुनिष्ठ पाए जाएंगे, विश्वसनीयता पाई जाएगी, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम क्वेश्चन उठा करके डाले जाएंगे। एक होते हैं टीचर मेड टेस्ट, दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का क्रिटिक क्या है, यानी इनकी आलोचना क्या है, ये पूछा है, बताइए फटाफट से। They represent largely the mainstream culture and are therefore biased. Maybe. Their language is difficult. नहीं, अगर आप स्टैंडर्ड पेपर की लैंग्वेज देखोगे तो बल्कि वो अच्छी रहती है, बिल्कुल क्लियर कट बात दर्शाई जाती है। The tests cannot be administered on large populations. बड़ी पॉपुलेशन के लिए ही ये बनते हैं, एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाए जाते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं। They do not give a clear picture of a child's ability. भाई इनको जो चेक करना होता है वो ये करा लेंगे। अगर आपको नौकरी देनी है और इनको चेक करना है कि ये इंसान रीजनिंग में, मैथ्स में, इस सब में अच्छा कर सकता है कि नहीं, इंटरव्यू में कर सकता है कि नहीं, उस हिसाब से ये एबिलिटी निकलवा लेंगे और आपको वो काम के लिए बिल्कुल ठप्पा भी लगा देंगे। लेकिन क्योंकि ये लार्जली मेन स्ट्रीम कल्चर को, कि ज्यादातर जो चल रही है मुख्य धारा समाज में, या जिस चीज को हम बेसिकली अच्छा मान रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई या फिर रीजनिंग में अच्छा है तो अच्छा होगा, उस चीज को ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको बायस्ड कहा जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग कुछ विशेष क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं, इस चीज पे इनका ध्यान नहीं है। ये नहीं देख पाते कि आपके अंदर स्पोर्ट्स की भी क्षमता हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप ABCD MCQ ही करने में अच्छे हों, ठीक है।
खैर ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। एक क्वेश्चन फिक्स है इससे, बहुबुद्धि का सिद्धांत बताओ किसने दिया है, जल्दी से बताओ। मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं आजकल इसको। फटाफट से आंसर करो कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को किसने दिया है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। गार्डनर, ऑब्वियसली हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, और सीखने और सिखाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं ये कहा है। यानी रैपिडली नहीं एक्सेलरेट कर सकते आप इंटेलिजेंस को, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से आपने एक्सेलरेटर दबाया और स्पीड हो गई तेज, है ना। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, ये बात सही है क्योंकि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ही है कई प्रकार हो सकते हैं, कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ठीक। पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, ऐसी कोई बात नहीं हुई इसमें। इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस ये बात कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक हो गई बात। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई समस्या होगी। इस बात पे क्या करेंगे हम, लाइक करेंगे। 10,311 लोग देख रहे हैं और 9,000 लोगों ने ही लाइक किया है, इसका मतलब इक्वेशन जो है ठीक नहीं है। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, यानी जो शिक्षक है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जब लर्निंग चल रही है, ड्यूरिंग लर्निंग की प्रोसेस टीचर और स्टूडेंट दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जहां जरूरत होगी शिक्षक जानेगा, पहचानेगा और उसको ठीक कराएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है जो जजमेंट के लिए होता है, अचीवमेंट के लिए होता है, ये लर्निंग को इम्प्रूव कराने के लिए होता है। बताइए फटाफट से अब कौन सा एक आंसर जो है वो सही होगा, फटाफट से बताओ। हमने लाइक कर दिया जी, धन्यवाद। बताइए फटाफट से। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, बात तो सही है, बाकी क्यों नहीं होंगे। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, बच्चों की सिर्फ नीड जानना तो फॉर लर्निंग में आ जाएगा, ऑफ लर्निंग भी तो पहचानना है आपको कि अचीवमेंट लेवल या प्रोग्रेस या फिर जजमेंट की भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की बात हुई है। असेस चिल्ड्रंस चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट पेरियोडिक इंटरवल्स, ये सिर्फ आपने किसकी बात कर दी, ऑफ लर्निंग की बात कर दी। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स, ये भी फॉर लर्निंग की बात कर दी। दोनों की बात कहां हुई है कि इनमें तीनों ऑप्शंस में किसी एक की बात हुई है, दोनों की बात हुई है ए ऑप्शन में, कि बच्चे की प्रोग्रेस जो कि फॉर लर्निंग से पता लगेगी और बच्चे का अचीवमेंट लेवल जो कि ऑफ लर्निंग से पता लगेगा, दोनों का पता होना जरूरी है, दोनों इंक्लूड हो गए ए ऑप्शन में, ठीक है बात। होपफुली आप ये बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation, यानी CCE से कौन एक संबंधित नहीं है। CCE से कौन सी एक चीज जो है वो संबंधित नहीं है, बताइए एक बार, बताइए बताइए, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, जल्दी से आंसर कीजिए। डिसलाइकर्स की आत्मा को शांति दे भगवान, बताइए एक बार। 1047 इट हैज बीन मैंडेटेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेगा ना, कि हर बच्चों को आप एडमिशन दो, ठीक। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, अंतर्निहित होना चाहिए। जो इवैल्यूएशन है, जो आकलन है, जो मूल्यांकन है, वो शिक्षण अधिगम में इस तरीके से इंक्लूडेड हो कि बच्चे को पता भी ना लगे और आप पढ़ा भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, उसको जांच भी रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कैसे सीखता है, कहाँ गैप है और आगे कैसे ठीक कराओगे, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये बात तो अच्छा नॉट पूछा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उल्टा हो गया ये, देखो एक बार ध्यान से। सॉरी, इट इज यूजफुल टू लेबल, फिर तो एक ही बात सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन और सभी एरिया को पता लगाना, कह सकते हैं हम आरटीई को सपोर्ट करेगा, आंसर आरटीई सपोर्ट कर देगा, लेकिन एग्जैक्टली क्लियरली मेंशन नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि सपोर्ट किया है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, कभी भी कोई भी टेस्ट लेबल करने के लिए, बच्चे पे ठप्पा लगाने के लिए नहीं होता कि ये पुअर है, ये इंटेलिजेंट है, ये सुपीरियर है, बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए नहीं होता। आशी मौर, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे लिखा होगा तुरंत बात बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, गिफ्टेडनेस का कारण, गिफ्टेडनेस मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में बच्चा प्रतिभाशाली होगा, या तो उसका IQ बहुत ज्यादा है, या तो वो किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ही
गजब का मंझा हुआ खिलाड़ी है। खिलाड़ी का मतलब क्या है? मास्टरी है किसी एक चीज में, उसके अंदर ऐसी प्रतिभा है जो एक्सेप्शनल एबिलिटी है उसकी। आंसर कीजिए फटाफट से, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। हिंदी वाले क्या करें? बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण बता दीजिए, इतनी सी बात है। देखो, सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं होता गिफ्टेड बच्चा प्रतिभाशाली, सिर्फ सक्सेसफुल पेरेंट्स से नहीं होता, उल्टा भी हो जाता है कई बार, पेरेंट्स सक्सेसफुल होते हैं, बच्चा नहीं हो पाता। आज डिसिप्लिन रूटीन, सिर्फ अनुशासन से ही अगर टैलेंट आता, कई लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि उनकी जिंदगी अगर आप देखेंगे वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि आपको लगेगा यार ये क्या है? पॉसिबल है ऐसा? ये अनुशासन से सब कुछ नहीं हो सकता। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही रोल जो है वो गिफ्टेडनेस में होता है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट है। विकास जो है वो आपकी आनुवंशिकता और आपके वातावरण का गुणनफल है। यही दो रीजन है पूरी साइकोलॉजी में, पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिनकी वजह से आप अच्छे बुरे जो भी हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से ही, दोनों का ही जो गुणनफल है उसके कारण आपकी क्या होगा? गिफ्टेड होगा बच्चा। सिर्फ आईक्यू से भी नहीं होगा और सिर्फ एनवायरमेंट से भी नहीं हो सकता। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट विच, ऐसे एनवायरमेंट से जो लोग आ रहे हैं जो कि वंचित है किसी भी रूप में। वंचित समूह कौन सा हो सकता है? कोई जाति समूह, धर्म, आर्थिक स्थिति, किसी भी आधार पर जो पीछे रह गए हों, है ना? ऐसे बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे क्लासरूम के अंदर? उनको अच्छा व्यवहार सिखाएंगे, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देंगे, या फिर एक मिनट रुको यार, या फिर डिस्करेज करेंगे कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल ना करें, या फिर आप क्या करेंगे? कैटेगराइज कर देंगे बच्चों को उनकी एबिलिटी के अनुसार। किसमें बांट देंगे? कैटेगरीज में बांट देंगे। बांटने का काम आपका नहीं है, बच्चों को आप ऐसे अलग थलग नहीं करते। आप क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे जो उनकी भाषा की नॉलेज है, जो उनका कल्चर है। बच्चा जो भी स्कूल में लेके आता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर नई चीजें बिल्ड करते हैं, उसको महत्व देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं। ठीक हो गई बात? तो बी ऑप्शन इसका सही, सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन, यानी कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। मतलब क्रिएटिव बच्चों के लिए और प्रतिभाशाली, यानी जो कोई एक विशेष टैलेंट रखते हैं, ऐसे बच्चों को आपको कैसे बेहतर एनवायरनमेंट देना है क्लासरूम के अंदर, ये बताने का आप कीजिए कष्ट। फटाफट से जल्दी से बताइए। 18th का ए आप लोग कह रहे हैं सभी। 18th का ए कैसे मान लें हम? दिखाएंगे साफ। बी यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, बिल्कुल सही बात है। स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का मतलब है ऐसे मेथड जो और आगे बढ़ाएं, बच्चे को बढ़ावा दें, स्टिमुलेट करें। एक्स्ट्रा टाइम से जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम देके हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम से ही होता है। अफेक्शन से नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि दूसरे बच्चों को पढ़ाने की, जी नहीं। उन बच्चों को आप ऐसे चैलेंजिंग चीजें देंगे जिसमें वो और अच्छे से इन्वॉल्व हो सके। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस देंगे, उनको अलग अलग दिशाओं में जाने का मौका देंगे, है ना। बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे बच्चा क्रिएटिव है चाहे बच्चा गिफ्टेड है। हर बच्चे को टीचर के सपोर्ट की जरूरत होती है उसकी क्षमता के अनुसार। ये नहीं कह सकते कि गिफ्टेड है तो उसको टीचर की ही जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अति संवेदनशील कह लीजिए या अति सक्रिय कह लीजिए, जो उछल कूद करते ही रहते हैं, क्लासरूम में शांति से नहीं बैठ पाते। इन बच्चों को डील करने का कौन सा एक तरीका नहीं होगा, यानी नॉट। बताइए फटाफट से, आंसर करने का कष्ट कीजिए, फिर आप जाइएगा सोने और मैं भी। फटाफट से बताइए। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, यानी आप एक बड़े टास्क को छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तोड़ देंगे, ये तो अच्छी बात है। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, आप मल्टीपल वेज उसके सामने रखेंगे कि देखो तुम ऐसे भी सीख सकते हो, ऐसे भी सीख सकते हो, ऐसे भी सीख सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, यानी जो उनका शेड्यूल है उनके दैनिक कार्यक्रम में कुछ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे जिससे उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, वो थोड़ा कंसंट्रेट करना सीख पाए, ये बात भी सही है। लेकिन बच्चे को डांटना, फटकारना, धमकाना, मुर्गा मुर्गी बनाना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे बच्चा कोई भी हो, चाहे बच्चे को कोई भी समस्या हो, चाहे बच्चे को कोई भी विशेषता हो। बेचैन होने पर डांटेंगे नहीं, रेप्रीमेंड नहीं करेंगे, फटकार नहीं लगाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है कि क्या नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, यानी
वो पैटर्न अलग अलग सोच रखने वाले, आप सारी सोच वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके अंदर किस तरह की विशेषता पाई जा सकती है, ये पूछा है। फटाफट से बताइए, जिन बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी दिशाओं में सोचना, मल्टीपल सॉल्यूशन, किसी समस्या की सोच पाना, कुछ नया सोचना, क्रिएटिविटी कहलाती है। ऐसे बच्चों को हम क्रिएटिव थिंकर कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ऐसे, यानी लीक से हट के सोचने वाले लोग, कुछ नया सोचने वाले लोग, ठीक, कुछ मीनिंगफुल सोचने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है जिस तरीके के माध्यम से शिक्षक क्या कर सके, समस्या का समाधान निकलवा सके। समस्या को हल करने का कौन सा एक तरीका सही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक टॉपिक है कि बच्चों को समस्या समाधान आप कैसे सिखाएंगे कि बच्चे टुकड़ों में तोड़ें टास्क को, स्टेप बाय स्टेप जाएं, लेकिन कौन सा एक तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही नहीं होगा। फटाफट से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि आप अपने आप के जो विचार हैं वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि ये समस्या को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है मेरे अनुसार। दूसरा ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, जो गलतियां हो रही हैं तो होंगी कुछ तो, ठीक है बात। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, यानी कि आप वोकैबुलरी का, शब्दावली का प्रयोग करें, सोच विचार का प्रयोग करें, ये बात भी ठीक है। आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट थिंकिंग, यदि आप बात समस्या समाधान की कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को अच्छा नहीं माना जाता। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी सोच को सिकोड़ती है, ना कि खोलती है। तो हमें अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत है, ना कि अभिसारी की, ठीक है बात। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दिशाओं में सोचना पड़ेगा, और दिशाओं में सोचने के लिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आंसर डी है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, यानी संवेग कौन सा है इनमें से, फटाफट से आंसर कर दीजिए। ये तो कुछ सेकंड का ही आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जिनको मोहित कुमार धन्यवाद, जिन पे आपको समय व्यर्थ नहीं करना, और ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। आपको पहचानने में तुरंत पता लग जाना चाहिए फियर क्या है, एक इमोशन है, ठीक। मेमोरी जो है वो संज्ञान यानी आपके कॉग्निशन, आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, ये कोई इमोशन नहीं है, स्मृति, ठीक। अटेंशन आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, अवधान। स्टिमुलस क्या है, ये भी कहीं ना कहीं तो संज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक। उद्दीपक जो आपको क्या करे, बाधित करे कोई एक्शन लेने पे, ये इमोशन जगाएगा, ये खुद इमोशन नहीं है स्टिमुलस, है ना। स्टिमुलस तो हो सकता है ये पेन भी आपके लिए एक स्टिमुलस हो, अगर आपको आकर्षक लग रहा हो तो, ठीक। तो फियर, एंगर, लव, 3 इमोशन दिए थे जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन ने, फॉल के नाम से हम जानते हैं, यानी 3 इमोशंस बच्चे में जन्म से होते हैं। भय, एंगर मतलब क्रोध, और लव मतलब प्रेम, ठीक है बात। ये बात होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth, यानी एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि जो दूध है वो कहाँ बनाया जाता है, मिल्क बूथ पर, मदर डेयरी पर, या जो भी डेयरी से आप दूध लेने जाते हैं दुकान पर ही बनाया जाता होगा। उसको नहीं पता कि गाय भैंस का, बकरी का कोई कॉन्सेप्ट होता है। अब इस केस में आप क्या कहेंगे, बच्चा गलत है, आप गलत हैं, माँ बाप गलत हैं, कौन गलत है? कोई भी गलत नहीं है, सिंपल बात है। बच्चे ने अपने अनुभव के अनुसार अपनी बात को बता दिया कि भाई, क्योंकि उसने ये देखा था, वो अपने मम्मी पापा के साथ जाता था, एक पैकेट लेकर के आ जाता था, उसको लगा यहीं बनता होगा दूध, सिंपल। जो उसका अनुभव है, हम सभी अपने अनुभव के आधार पे तो चीजें कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज मेरे अनुभव में ही नहीं है, या मेरी सोचने की क्षमता ही नहीं है उसके प्रति, क्या होगा? सब अपने अनुभव के अनुसार सही और गलत बताते हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो उसके अनुभव पर बेस्ड है, उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ये जवाब। ऐसा नहीं है कि बच्चे को दुनिया नहीं देखी उसने, आप बच्चे को गलत नहीं ठहराते, बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसकी विशेषताएं देखते हैं, ना कि उसकी कमियों को, ठीक है। बच्चे में कभी गलती नहीं है, पेडागोजी के अकॉर्डिंग बच्चा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, यानी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है उसको सबसे अच्छे से वर्णित कौन सी एक बात कर सकती है? पहला ऑप्शन देखिए फटाफट से, फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, यानी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि टीचर सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे, डंडा हाथ में रखे और बच्चा बोल ना पाए उसके सामने, इससे ज्यादा दुखद और कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षक और बच्चे के बीच में एक कंफर्टेबल रिलेशन नहीं होगा तो कभी भी ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन जाएगी फिर तो, ठीक। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का ही पालन करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, सब कुछ नहीं है, सर्वो सर्वा नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम, सिलेबस कंप्लीट कराना कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं है, आपके ये बात याद रखिएगा। अगर
आप सही से समय से चल रहे हैं चीजें हो जाएंगी। बच्चे की समझ पैदा करना आपका काम है। क्रिएटिंग आर रिलैक्स्ड, हालांकि हालत यही है बहुत सारे स्कूल्स में, क्या करें, क्रिएटिंग आर रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, बच्चे को संवाद करने का मौका मिले, उसको इंक्वायरी, उसको डिस्कवरी, उसको खोज करने का मौका मिले। ये सबसे प्यारी बात है यहाँ। ये शिक्षक का रोल होना चाहिए कि बच्चे को सोचने पे मजबूर करे, सही चीज तक पहुंचने में मजबूर करे, उसकी समझ को विकसित करने में हेल्प करे, मजबूर कहना भी गलत होगा, मदद करे या फिर उसको मौका दे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सी जो क्लासरूम है वो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी क्लासरूम जो है वो समृद्ध शिक्षा को, यानी एनरिच्ड क्लासरूम जिसको आप बेहतर कहेंगे, जहां पे ज्यादा मटेरियल हो या सिर्फ जहां पे सब कुछ अवेलेबल हो। सब कुछ अवेलेबल कहीं भी नहीं हो सकता, स्पेशली हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देश में तो नहीं। आपके पास जो कुछ भी है उसी को आपको सब कुछ बनाना होगा, है ना, कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीजें करना होगा। यानी वो क्लास जहां, नहीं नहीं, बच्चे की रीच से ही दूर है तो ये तो बात गलत हो गई ना। आ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स, बिल्कुल सही है, बच्चों को मौका मिले कुछ लिटरेचर वो उठा सकते हैं लाइब्रेरी से, कॉर्नर्स हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग, ये बात बिल्कुल सही है। क्लासरूम जहां पे सिर्फ साफ सुथरा मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो, बच्चों को हाथ लगाने की भी क्षमता ना हो, ये बात तो गलत है। सिर्फ हफ्ते में एक ही बार मौका मिले, है ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही बेस्ड हो, ये भी गलत है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही यहाँ सही है कि ऐसी कक्षा जहां खुली गतिविधि के कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो, ताकि बच्चा पढ़ सके, उसकी उसकी रीच है, वहां तक वो पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, इस चीज के बारे में कौन सा एक ऑप्शन आपका सही होगा, ये बताने का कष्ट आप अभी के अभी अगले 10 सेकंड में कर देंगे, नहीं तो आंसर मैं बता ही दूंगी। स्पीड आज तेज ही रखो, स्पीड को हम कम नहीं रख सकते क्योंकि रात का बहुत ज्यादा समय हो गया है और खड़े होने में बड़े एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। बताइए, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही तरह की किताबें होती हैं तो होमोजेनिटी रहेगी, है ना, पेरेंट्स को पता चल जाएगा, गाइडेंस देंगी, सबसे एसेंशियल है, ऐसा नहीं है, जब किताबें नहीं थी तब भी सीखते थे लोग। तो आंसर जो है इसका ए ही ऑप्शन है कि अच्छा रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स है किताब। ठीक, एनसीएफ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग किससे ड्राइव करता है, एनसीएफ की जो समझ है वो किससे जुड़ी हुई है, किस पर बेस्ड है एनसीएफ आपका, रचनावाद, मानवतावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानात्मकवाद या संज्ञानवाद जिसको हम कहते हैं। तो हम कहेंगे एनसीएफ बेस्ड है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद पर, जो कहता है कि बच्चा नॉलेज को क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, नॉलेज की कर सकता है रचना, और ये बात बिल्कुल सत्य है, रचनावाद पर बेस्ड है ये। क्लियर हो गई बात। और रचनावाद टीचर को कैसे देखता है, रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म टीचर को फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता के रूप में देखता है, फैसिलिटेटर के रूप में देखता है यानी सुविधा दाता के रूप में। रचनावाद में शिक्षक क्या है, सुविधा दाता है, टीचर फैसिलिटेटर है, किसमें, आपके एनसीएफ में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है और आई थिंक पूछ भी चुका है पहले सीटेट में। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, आप एक कक्षा में बच्चों को कब अभिप्रेरित कहोगे, मतलब आप कब कहोगे या कब मानोगे कि बच्चे, देखो इस क्लासरूम के बच्चे ना प्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं, किस एक विशेषता, किस एक हरकत, किस एक एक्टिविटी को देख के आप इस बात पे विश्वास करोगे कि क्लास मोटिवेटेड है सीखने के लिए। जैसे आप लोग हो, सिंपल सी बात है, यदि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उनके अंदर जो डाउट आ रहा हो उसके लिए वो डाउट्स पूछते हो, दैट मीन्स बच्चों को इतना इनफ स्पेस, कंफर्ट मिला है कि वो अपनी थॉट को क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें। क्योंकि अगर क्वेश्चंस ही नहीं है तो इसका मतलब लर्निंग नहीं हो रही होगी, डाउट तो आएंगे ना जब आप सीखेंगे तो। ठीक है बात। सिर्फ यूनिफॉर्म अच्छी हो, डिसिप्लिन हो, ये सारी चीजें साइड हो जाती हैं जब बात बच्चे के ऊपर आती है, उसकी लर्निंग पे आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बच्चे के अधिगम में सुधार कराने के लिए कौन सा एक तरीका सबसे बेस्ट है। देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। टॉप 60 क्वेश्चन हमें करने थे बट 30 ही करेंगे। मैं ट्रैफिक में फंस गई और बहुत ही ज्यादा लेट हो गई आज। दिन भर से कुछ कुछ चीजें थी जो निपटानी थी और जरूरी थी। आंसर कीजिए फटाफट से। 4 यानी
टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक जो सिचुएशन है, वास्तविक स्थिति, वास्तविक दुनिया से शिक्षक को बच्चों को जोड़ना चाहिए। रियल लाइफ से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक लर्निंग बेहतर नहीं होगी। सबसे बेहतर तरीका है कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें बच्चे को, और ऐसा एनसीएफ भी कहता है, जो किताबी ज्ञान है उसकी बजाय कि यदि क्लासरूम की दुनिया और बाहर की दुनिया एक साथ जुड़ी हुई हो तो सबसे बेहतर सीख पाएंगे। सारे मटेरियल आप क्लास में नहीं अवेलेबल करा सकते, कहीं किसी चीज की कमी होगी, कहीं किसी चीज की कमी होगी। एक्सप्लेन करने से भी अच्छा है कि आप रियल लाइफ से जोड़ दें। बी ऑप्शन अच्छा था लेकिन डी उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए पेपर में। ठीक, सिर्फ असेसमेंट करने से कुछ नहीं होगा, लर्निंग होती कैसे है इस बात पे भी आपको फोकस करना ही होगा। आखिरी सवाल आज के लिए, पूरे ₹1.25 का है ना, 1.25 नंबर मिलेंगे इसके। वैसे तो 1 नंबर मिलते हैं सीटेट में, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा दिलाएंगे। 30th क्वेश्चन देखिए, मजाक कर रही हूँ। 30th कोई पता लगे सीरियस हो जाए और कहे कि देखो आपने तो कहा था 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? यानी डिसिप्लिन जिससे लर्निंग में हेल्प हो, डिसिप्लिन वो नहीं जिससे डर पैदा हो बच्चे में। बताइए। सिग्निफिकेंट रोल यानी एक अहम भूमिका निभाए, ऐसे कौन सा अनुशासन है? वो अनुशासन सबसे बेहतर है जहां बच्चे खुद अपने लिए जिम्मेदार हों। जैसे आप लोग हैं, आपको पता है कि आपका पढ़ना जरूरी है, एग्जाम आपके सर पे है, आप मॉक टेस्ट देखते हैं, आप रेगुलेट करते हैं, अगर बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाते हैं पढ़ाई, कुछ समझने की जरूरत है तो डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे बेहतर है कि जब बच्चे खुद अपनी अधिगम को कंट्रोल कर पाए, मॉनिटर कर पाए, जांच पाए, समझ पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए। शिक्षक एक रास्ता दिखा सकता है, उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकता है, एक एनर्जी भर सकता है, सीखते आप खुद हैं। ठीक। टू क्रिएट साइलेंस, देखो चुप करना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना या याद करवा देना ये उद्देश्य नहीं है, पुराने जमाने की बातें थी। आज की एजुकेशन ये कहती है कि बच्चों को आप मौका दो, बच्चों को आप जीवन से जुड़ने का मौका दो। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं ये बता दीजिए। ज्ञान की बातें हम कल करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं है। 30 सवालों में से कितने ठीक हुए हैं? बाकी के 30 सवाल हम कल दिन में 3 बजे करेंगे और रात को 9 बजे हम ईवीएस रिवाइज करेंगे। कल से 2 क्लासेस आपकी बिल्कुल निश्चित हैं, चाहे कुछ हो जाए। 3 बजे और रात को 9:30 ये टाइम आपका फिक्स है। कृपा करके ये दोनों टाइम फ्री रखिए, और शाम में 5 बजे भी वो फ्री होती है स्पेशल क्लास, वहां जाके ले लेना। टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूँ। ये 3 क्लासेस फ्री होंगी, बाकी जो है वो कोर्सेज, मतलब मेनली तो यही है, बाकी जो चल रहे हैं जहाँ पे जैसे चल रहा है कोर्सेज वगैरह, वो जो एनरोल्ड है उनको पता है ना। ये 3 क्लासेस आप सभी ले सकते हैं, चाहे आप कहीं एनरोल्ड हैं चाहे नहीं, और दिन की 3 क्लासेस हैं ये, और मुझे लगता है इनफ है। 29, 30, 27 और 26 धन्यवाद। गुड नाइट भाई। 26 बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतनी रात को भी जुड़े और कम एनर्जी के साथ भी आपने डील किया। कल हम इसका एक और पेपर सॉल्व करेंगे, अच्छा पेपर होगा, 3 बजे दोपहर में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये पीडीएफ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। 26, 23, 27, 25, 26, 28, 30। बहुत बढ़िया जी। ये सीटेट में आपको हेल्प करेंगे। और कोई किसी की, हाँ आज नहीं हुई है यार कहीं भी क्लास, ये आज 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट काम था, टैक्स वैक्स का टाइम चल रहा है और लास्ट बिल्कुल डेट है आई थिंक कल। वैसे तो मैं इस साल का फाइल कर चुकी हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो निपटानी थी, और इंडिविजुअली चीज़ें संभालने का ये एक नुकसान है कि आपको ही हर जगह भागना पड़ता है। खैर, ये तो एक बात हुई। उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच, हम कल मिलेंगे, है ना। ध्यान रखो अपना। क्वेश्चन सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, है ना। ओह गॉड।